हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों को स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस वीक बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और काफी ज्यादा पैसा अरेंज करना या फिर अगर मैं कहूँ अपने पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हर किसी के पास लिमिटेड फंड होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हमने प्रॉपरली अपने फंड्स को मैनेज किया तो कोई ना कोई आईपीओ तो ऑलमोस्ट सर्टेन होगा कि हमको मिल ही जाएगा। तो जिन लोगों की शिकायत रहती है कि हमें तो कभी कोई आईपीओ मिलता नहीं है, तो वहां पर काफी ज्यादा चांसेस होने वाले हैं कि हमको इजीली कोई ना कोई आईपीओ अलॉट हो सकता है। तो इसलिए अपने पैसे को प्रॉपरली मैनेज कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किस तरीके से रहेगी सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से बनेगी रैंकिंग, आप सबको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। बाय द वे, आज की इस रिव्यू वीडियो में हम इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के बारे में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे ऐसे इफ बट वाले पॉइंट जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, बट काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बट अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर सकता हूं। बट फाइनल डिसीजन किस तरीके से बनेगी, रैंकिंग किस तरीके से होता है, फंड मैनेज, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। आपकी क्वेरी एसआईपी रिगार्डिंग, एसटीपी रिगार्डिंग, एसडब्ल्यूपी या बूस्टर एसटीपी या लमसम रिगार्डिंग हो सकती है। अब चलते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल पर। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करती है लीनियर एल्काइल बेंजेनिल सल्फोनिक एसिड यानी कि लाप्सा, जो एक एनोनिक सर्फेक्टेंट होने वाला है, जिसे यूज किया जाता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वॉशिंग पाउडर, केक्स, टॉयलेट क्लीनर एंड लिक्विड डिटर्जेंट। कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चरिंग करती है सिंगल सुपर फोस्फेट, ग्रेनुअल सिंगल सुपर फोस्फेट, जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, सप्लाइड किए जाते हैं इन द पाउडर एंड ग्रेनुलर फॉर्म एज पर द नॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ इंडिया एंड आर फोर्टिफाइड विद जिंक एंड बोरन। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है राजस्थान के उदयपुर में। और कंपनी की प्रेजेंस की बात करते हैं वो मेनली होने वाली है पंजाब, बिहार, गुजरात, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड में। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी का 105 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं तो काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, तो वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर हम कंपनी के डीआरएचपी पर चलते हैं, जो कंपनी का 500 पेज के करीब का कंपनी अपना डीआरएचपी लेके आते हैं, तो वहां पर अगर हम कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, जो कंपनी खुद बताती है, तो उसे अगर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, जिसे आपको एक बार स्टडी करना चाहिए। क्या इन पॉइंट्स के बेस पर हम किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं? देखो, जहां पर हमारे ना सिंपल सी बात लेकर चलते हैं, दो माइंडसेट होता है। एक होता है हमारा लिस्टिंग का माइंडसेट, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट। लिस्टिंग के माइंडसेट में हमें देखना होता है कि कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, डिमांड कैसी आ रही है, कंपनी की सब्सक्रिप्शन कैसी जा रही है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म में हमें कंपनी को स्टडी करना पड़ता है कि कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके बेस पर हमें हमारा रिस्क फैक्टर देखना पड़ता है। बट जहां पर कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी को एक्सटेंड किया है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर वन ऑफ द ग्रुप कंपनी, जो होने वाली है एलाइसन होटल प्राइवेट लिमिटेड इन फेवर ऑफ कैनरा बैंक। और वो अमाउंट होने वाली है 10,500 लाख की, यानी कि 105 करोड़ की एक बड़ी अमाउंट हो जाती है जिसकी कंपनी ने गारंटी ली है। और यहाँ पर क्या रिस्क फैक्टर हो गया कि अगर आने वाले टाइम में इनकी जो बोरोर कंपनी होने वाली है वो इस अमाउंट को पे नहीं करती है, तो जहां पर इन्होंने उनकी गारंटी ले रखी है, तो उनको ये पेमेंट पे करनी पड़ेगी, जिसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। अगर हम कंपनी के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो कंपनी की जो सेल्स होती हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90% के करीब पिछले कुछ सालों की अगर आप देखोगे, तो ये तो हमारे पास 31 अक्टूबर 2023 तक की है, और बाकी 2023, 2022 एंड 2021। तो जहां पर
पहले जो टॉप के 10 कस्टमर होने वाले हैं उनसे इनकी मेजर सेल हो रही है, और अगर आने वाले टाइम में उन कस्टमर में से कोई भी कस्टमर जाता है या उनकी तरफ से सेल्स कम होती है तो इसका कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो कंपनी कहती है, क्योंकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आई नो की दिक्कत आ सकती है, बट आपको सीखने को काफी कुछ मिलने वाला है। तो थर्ड पॉइंट, कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कंटीनेंट लाइबिलिटीज होने वाली है, वो जहां पर आप स्टडी कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि हमने जस्ट एक सिंगल कस्टमर से ऑलमोस्ट 80%, 70% के करीब, 60% के करीब, 50% के करीब ऑन 31 अक्टूबर 2023 में ऑलमोस्ट 79.76% एंड 2023 में 67.97% और 2022 में 62 एंड 2021 में 53% का रेवेन्यू जनरेट किया है। और वो कस्टमर इनका होने वाला HUL, जहां पर काफी टाइम से HUL इनका प्रॉपर्ली कस्टमर बना हुआ है, बट अगर आने वाले टाइम में किसी भी तरीके की इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट आती है या फिर HUL कोई और कंपनी ढूंढ लेता है तो वहां पर इस कंपनी के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है। ये हमारा रिस्क फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाता है। रिस्क फैक्टर इसलिए इंक्लूड होता है, जरूरी नहीं है कि वो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि वो जा नहीं सकता, बट अगर वो जाता है तो कंपनी ने यहाँ पर सीधा सीधा इसके बारे में कहा है कि हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से कंपनी में दिक्कत आएगी ही आएगी। नेक्स्ट, इनके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है सप्लायर्स के साथ, बट ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए। बाकी कुछ नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेगमेंट से कंपनी आती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंक्लूड रहती है। कोई भी पॉलिसी आती है एग्रीकल्चर बिजनेस में, तो वहां पर कुछ भी ऐसा वैसा आता है जिसकी वजह से इस कंपनी को दिक्कत आती है, तो वो भी एक मेजर इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम कंपनी की टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 26 अगस्त को, क्लोज होगा 29 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 30 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 2 अगस्त को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 3 सितंबर की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 99 रुपीज का। ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोअर साइज 1200 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 67.36 करोड़ का, एक अच्छे साइज का एसएमई आईपीओ होने वाला है जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएसई के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35 का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,18,800 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम अमाउंट पड़ेगी 2,37,600 रुपीज की। अगर हम बात करते हैं इनके प्रमोटर्स की तो वहां पर रविंद्रा सिंह, ममता अरोड़ा, रुशिल अरोड़ा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 100% की। यहाँ पर ना एक हमारे पास और पॉइंट होने वाला है इनके डीआरएस में इंपॉर्टेंट, तो उसे भी देख लेते हैं। एक इनकी सब्सिडरी कंपनी होने वाली है उदयपुर पॉलीसैक्स लिमिटेड, जो एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होने वाली है यानी कि फर्टिलाइजर में, और जो इनके वन ऑफ द प्रमोटर होने वाले अरविंदर सिंगला, तो वहां पर उनका भी इंटरेस्ट होने वाला है उदयपुर पॉलीसैक्स लिमिटेड में, जो इन्वॉल्व होने वाली है फर्टिलाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग में। और यहाँ पर ये कंपनी इंश्योर नहीं है कि आने वाले टाइम में उनका कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इशू नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से अगर ये सब्सिडरी कंपनी अलग होती है तो वहां पर डायरेक्टली यहाँ पर एक अदर हमारे पास कंपटीटर आ जाएगा जो हमारे लिए आने वाले टाइम में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बाय द वे, अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में था 63 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 255 करोड़ का, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 415 करोड़ का, 2022 में 558 करोड़ का, 2023 में 770 करोड़ का एंड 2024 में 717 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है, बट 2024 में हमें डिप देखने को मिला है जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 5 करोड़ का, 2022 में 16 करोड़ का, 2023 में फिर से 16 करोड़ का देखने को मिला है, 2024 में अच्छा खासा डिप देखने को मिला है, 27% के करीब का डिप था एंड 12 करोड़ के प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं। जहां पर हमें काफी ज्यादा इफ एंड बट वाला पॉइंट देखने को मिला है, क्योंकि सबसे पहले तो 2022 से 2023 में हमें ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। हाउएवर कंपनी के रेवेन्यू अच्छे खासे इंक्रीज हुए थे, रीजन वट जो भी हो, बट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है वो एक नेगेटिव पॉइंट है एंड 2024 में तो हमें काफी बड़ा डिप देखने को मिला है, बट एट लास्ट में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो रहे हैं जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है।
नेटवर्थ 80 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 62 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग्स 40 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो इतने अच्छे फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू तो कम हुए, वहां पर इतनी मेजर दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट 7% के कम हुए थे। हाउ एवर ग्रोथ नहीं देखने को मिली 2023 से 2024 में, पहले काफी अच्छी थी, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें पिछले 2 सालों से दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसके फाइनेंशियल में अच्छे नहीं बोल रहा हूँ। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है एट तमिलनाडु, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। सेकंड, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 247 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 21% के करीब की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 2.23 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1.91 का काफी ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, तो उसकी वजह से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें कम देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस प्री आईपीओ 6.65 की, पोस्ट आईपीओ 4.85 की काफी ज्यादा कम है, प्री आईपीओ पी 14.88 की, पोस्ट आईपीओ 20.44 की। फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू अच्छा है, बट कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वगैरह हमें कम देखने को मिल रहे हैं, तो ठीक है, फंडामेंटल अच्छे हैं, बट इतने ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा बाकी अदर फैक्टर्स को जब हम चेकआउट कर रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो वहां पर रामा फोस्पेट जो लॉस मेकिंग कंपनी होने वाली है, तो वहां पर हम उसका पी निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो 91% के करीब का देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा हमें जीएमपी देखने को मिल जाता है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है, ना ही महंगा आ रहा है, फुली प्राइस होने वाला है। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। बट फिर भी आपको कोई भी एक्शन बनाना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।